नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा के प्लेटफॉर्म लर्निंग फॉर शिक्षा पर। आज हम जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जो एलटी और जेईसी की वैकेंसी आई हुई है, उसके तहत हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो प्रीवियस ईयर में कैसे एलटी का पेपर आया था, 60 क्वेश्चंस किस तरीके से नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स के क्वेश्चन आए थे, आज हम उन्हें देखेंगे। और देखिए, परीक्षा जो हुई थी हमारी, वो 29 जुलाई 2018 को हमारी परीक्षा संपन्न हुई थी। ये देखते हैं कैसे-कैसे पेपर कैसे-कैसे क्वेश्चंस आए थे उसमें, और देखते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं क्वेश्चनों का। तो पहला क्वेश्चन सिंपल है, बुक से क्वेश्चन आया है। हॉब्स की बुक है आपकी लेवियाथन, और लॉक की बुक है आपकी द ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। रूसो की बुक है आपकी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हमने अपने लेक्चर में ये सब कुछ करा रखा है आपको। हम आप और अच्छे से जानने के लिए हमारे लेक्चर्स पढ़ सकते हैं, और लेक्चर्स को देख सकते हैं, उनकी वीडियो, और साथ ही साथ उनके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये किसका नारा था? ये था आपका नारा, तिलक का नारा था, ये आपका बाल गंगाधर तिलक। वर्ष 2016 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने दिया था। कहाँ दिया था इन्होंने? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 2016 में इन्होंने नारा दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने। जब 2016 में, जब नरम दल और गरम दल दोनों मिल गए थे, और राष्ट्र के लिए दोनों एक साथ आए थे, तब उन्होंने ये नारा दिया था। तीसरा क्वेश्चन है, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की थी। कितनी जनसंख्या निश्चित की थी उन्होंने? वो थी 50-40। ये इनका आंसर हो जाएगा। ये हमने अपने नोट्स में पढ़ाया भी है। आदर्श राज्य के लिए प्लेटो ने अलग जनसंख्या निर्धारित करी थी। अरस्तु ने अलग जनसंख्या निर्धारित करी थी। भाई, अरस्तु के हिसाब से कौन-कौन नागरिक माने जाएँगे, वो भी उन्होंने सिद्धांत दिए। नागरिकता का सिद्धांत अरस्तु का बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, स्वयं और उसका डर? ये था आपका हॉब्स का कथन था। क्योंकि उस टाइम पे जब हॉब्स का जन्म हुआ, तो इंग्लैंड में हर जगह अराजकता व्याप्त थी। अराजकता व्याप्त थी, बेईमानी, चोरी डकैती, ऐसा माहौल था। तो वो फिर हॉब्स ने इस चीज़ से डरने के बाद ये चीज़ लाइन लिखी है कि जब वो पैदा हुआ, तो उ उसकी माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जुड़वा बच्चों को, वो और उसका डर। और इन्होंने अपनी ये आत्मकथा में लिखा। देखिए, लिखा भी है यहाँ कि हॉब्स का जन्म इंग्लैंड में माल्समेरी नामक स्थान में 5 अप्रैल 1588 में हुआ। स्पेन ने भीषण आक्रमण कर दिया यहाँ से, और आर्मेडा के युद्ध में इंग्लैंड में सर्वत्र भय का वातावरण को उत्पन्न कर दिया। ये फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत में राष्ट्रपति की अनुमति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के तहत कार्यभार ग्रहण कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। यदि पहले राष्ट्रपति नहीं है, तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति नहीं है, तो फिर आपका बनेगा ये जो आपके सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले बनने वाले कौन थे? पहले थे हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह थे ये, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 से 27 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य ग्रहण किया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? तो इसका आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। ये रहा। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? ये होगा आपका 108 अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को भारत का राष्ट्रपति आहूत करता है। किंतु बैठक की अध्यक्षता जो करेगा, अब इसमें देखो, अध्यक्षता कौन कर रहा है? वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करेंगे। इसमें राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भूमिका कम रहेगी। यहाँ पर जो है लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका रहेगी। यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो गतावरोध दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त बैठक
आहूत करता है। इस बैठक में साधारण बहुमत द्वारा विधेयक पारित किया जाता है। ये होगा। तो नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। 1, 2, 3 अध्यादेश जारी। और अध्यादेश मतलब होता है जब आपके संसद का सत्र ना चल रहा हो तो किसी कानून को यदि इमीडिएट लाने की जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति उसे इमीडिएट उस कानून को ले आता है तो 6 महीने के लिए मान्य होता है। मतलब 6 महीने के अंतर्गत आपको किसी भी सदन से इसे पारित कराना जरूर होगा, वरना यह स्वतः निरस्त हो जाएगा। देखिए, अध्यादेश की प्रभावशीलता 6 माह तक होती है, किंतु 6 माह के अंतर्गत संसद का सत्र प्रारंभ हो जाए तो संसद के सत्र के प्रारंभ की तिथि से अध्यादेश प्रभावशीलता 6 सप्ताह 42 दिन होती है। इसके पूर्व संसद का अनुमोदन आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रपति अध्यादेश कभी भी वापस ले सकता है। अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब संसद का एक सदन सत्र में हो और दूसरा सदन स्थगित चल रहा हो। ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? अब देखिए, मौलिक कर्तव्यों से कौन जुड़े हैं? सरदार स्वर्ण सिंह। ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ये आपकी जुड़ी हुई है मौलिक कर्तव्य से। बलवंत राय मेहता पंचायती राज है इसमें। संविधान के अनुच्छेद भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर आधारित था। इसमें कुल जब जोड़े गए थे तब 10 थे और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। और जो सबसे लास्ट है वो आपका 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दी गई है। ये होगा आपका 91वां संविधान संशोधन होगा। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 में उपखंड 1 के जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये है। इस प्रकार वर्तमान में केंद्रीय परिषद में अधिकतम संख्या जो है 82 है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता है, कितनी अधिकतम है? वो कितनी अधिकतम है? वो है 82, 82। सो नेक्स्ट है इसमें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के प्रावधान है? ये है 324, ये होगा अनुच्छेद 324, इसका आंसर सही होगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम था? उनका आश्रम का नाम था फिनिक्स। 1904 में सेठ पारसी जो रुस्तम जी थे उनके सहयोग से डरमन के फिनिक्स नामक स्थान पर 100 एकड़ जमीन इन्हें दी गई। फिनिक्स फार्म की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसा करता है कि जो उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो इसका आंसर होगा राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा उस सदन का सदस्य नहीं होता, वो उपराष्ट्रपति होता है। और भारत का उपराष्ट्रपति यूएसए की भांति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 कहता है ये। भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया? भारत में वित्तीय आपातकाल जो है कभी नहीं लगाया गया है। ऐसी स्थिति नहीं आई है कि वित्तीय आपातकाल लगाने की कोशिश हुई हो। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के संबंधित उपबंध हैं। स्पीकर का निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? महाभियोग पर, अनुच्छेद समान मत आने पर। इसका आंसर ये होगा समान मत आने पर। जब टाई हो जाएगा तब वो जो है अध्यक्ष जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे या विधानसभा के, तो वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सेकंड। 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद जो है वो इससे संबंधित होंगे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? भारत एक राज्यों का संघ है। हमेशा पहली लाइन है कि भारत राज्यों का संघ है, तो यही इसका आंसर होगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद वन वन ए, मतलब एक का एक में ही ये निर्दिष्ट किया गया, भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान निम्नलिखित में थे किसको अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है? तो ये आपका हो जाएगा केंद्र को करता है। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की गई हैं। इसका उल्लेख संघवर्ती सूची में किया गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो ये थे आपके बी आर अम्बेडकर। कुल 7 सदस्य थे इसमें, जिसमें एम गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, बी एल मित्रा। थोड़े समय बाद इनके हटाने के बाद जो है माधवराव बने, डीपी खेतान। इनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद जो है टीटी कृष्णमाचारी सदस्य बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? ये था आपका ये बी एन राव। इसका आंसर हो जाएगा बी एन राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, जिसमें कुल 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने? ये होगा आपका 1905 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं। समानता का अधिकार जो है 14 से 18 बिल्कुल सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 23 से लेके 24 तक, ये गलत है। और ये होता है आपका 25 से लेकर 28 तक। सांस्कृतिक संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 थी, और ये सही है। स्वतंत्रता का अधिकार 19-22, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। अंतर्राज्य जहां पे आ गया ना, तो उसका मतलब होगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में इस समय 12 अनुसूचियां हैं। और जब संविधान बना था तब उसमें 8 अनुसूची थी। अब 8 से बढ़कर ये 12 हो चुकी हैं। तो देखिए कौन सी कब कब जोड़ी गई है। कालांतर में नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। फिर जो है 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1952 में जोड़ी गई। फिर 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन आपके 1952 में जोड़ी गई। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका होगा आपका आंसर, पहले बलवंत राय मेहता आएंगे। बलवंत राय मेहता कमेटी आएगी। फिर उसके बाद आएगा आपका अशोक मेहता कमेटी। और फिर उसके बाद आएगा आपका एम एल सिंघवी। और फिर उसके बाद आएगा 4 थुंगन समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं इसका, 3, 1, 2, 4। नहीं, पहले आएंगे इसके 2। बलवंत राय मेहता ये होंगे आपके 57 में। तो 57 में तो यहाँ को होगा आपका 2-1। ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। देख लेते हैं। हाँ, बलवंत राय मेहता जो है 1957 में है। अशोक मेहता समिति 1977 में। फिर है एम एल सिंह सिद्धवी समिति 1986। तो इसके बाद 88 में है भुवन समिति। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये आपका जो है राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। कौन सा अनुच्छेद है ये? 243 के।
राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। लूट पद्धति किससे संबंधित है? लूट पद्धति जो है नौकरशाही, सी संरक्षक संरक्षक नौकरशाही। संरक्षित नौकरशाही का दूसरा नाम लूट पद्धति है। इस प्रकार के नौकरशाही में लोक सेवकों की नियुक्ति तथा उनकी योग्यता तथा प्रतियोगिता के आधार पर न होकर नियोक्ता और लोक सेवकों के पद के अभ्यर्थियों के राजनीतिक संबंध के आधार पर होती है। 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया के क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया? तो ये हुआ आपका ए शार्क, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका मुख्यालय आपका काठमांडू है। तो देख लेते हैं सार के बारे में। 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक 8 सदस्यीय संगठन है जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई। स्थापना ढाका में हुई तथा मुख्यालय इसका काठमांडू में। 13वें सार्क शिखर 2005 ढाका में। अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। 14वें सार्क शिखर सम्मेलन 2007 नई दिल्ली में। अफगानिस्तान बतौर सदस्य शिखर सम्मेलन में पहली बार शामिल हुआ। इसके सदस्य देख लेते हैं आपका। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ध्यान रखेंगे इसमें मलेशिया, म्यांमार और ये सब कंट्रीज इसमें नहीं है। चीन ये भी इसमें नहीं है। इसमें बस यही कंट्री शामिल हैं। बस मालदीव एक मालदीव है, चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई कंट्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निर्गुट आंदोलन के संस्थापक नेता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नल गद्दाफी। बल्कि ये तीनों हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और कर्नल नासिर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? ये हो जाएगा बी, विदेश नीति के बारे में है। और फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत नहीं है। ये हो जाएगा आपका डी, यथार्थवादी नीति। यथार्थवादी मतलब खुद का सोचना। देखिए इसमें है 29 अप्रैल 1954 को बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति चाउ एन लाई ने और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मध्य शांति और महत्वपूर्ण संबंध हुआ तथा पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए। पंचशील समझौते के हस्ताक्षर देख लेते हैं किस किस पर हुए। एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना और परस्पर आक्रमण न करना यानी कि अनाक्रमण, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति, समान और पारस्परिक लाभ पर आधारित संबंध और शांतिपूर्ण व सह अस्तित्व की नीति अपनाना। फिर उदारवाद के जनक कौन कहे जाते हैं? उदारवाद के जनक माने जाते हैं जॉन लॉक। ये हमने अपने नोट्स में लॉक के बारे में पढ़ा है, तो उसमें बताया हमने कि लॉक को क्यों हम उदारवाद का जनक मानते हैं, टीएच ग्रीन को क्यों नहीं मानते। इन्होंने प्राकृतिक अधिकार दिए 3। फिर है स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है। स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, यह किसका कथन है? ये कथन है सीले का आपके। क्योंकि इन्होंने बताया स्वतंत्रता जो मिलती है वो अति शासन है। यदि अति शासन हो जाएगा तो कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह पाएगा, ये इन्होंने सीले ने कहा है। और लॉक ने क्या कहा है? जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। तो लॉक जो है कहीं ना कहीं कानून के पक्षधर थे। सीले स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। कोई प्रतिबंध ना लगे तो जिसे जो है आप स्वतंत्र कह दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये वैधानिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। संप्रभुता की विशेषता है आपकी स्थायित्व होना चाहिए और सार्वभौमिकता। संप्रभुता की कुल 8 विशेषताएं बताई गई हैं। निम्न में से कौन सी संशोधनात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। बिल्कुल, ये नहीं है। और फाशीवाद के संबंध में सही युग में कौन सा है? फाशीवाद, जर्मनी मुसोलिनी, या फिर जर्मनी हिटलर, इटली मुसोलिनी, और इटली हिटलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये इटली मुसोलिनी। फाशीवाद के संबंध में सही युग में इटली मुसोलिनी है। फाशीवाद का जन्म जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली में हुआ, जब मुसोलिनी के नेतृत्व में 23 मार्च 1919 को मिलान में पहले फाशीवादी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। ये इसका आंसर होगा। इन विचारकों में कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर सीधे सीधे लॉक हो जाएगा। ऊपर भी बताया था आपको, ऊपर वाले क्वेश्चन में लॉक प्राकृतिक विचारों के सिद्धांत से संबंधित से प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत संबंधित है, और ये इसमें भी आंसर यही होगा। इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिफल है? वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद यानी समाजवाद के बाद में समाजवाद आया था, मतलब उसका और नया रूप। इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को माना जाता है, और मार्क्स ने अपने समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद इसलिए कहा क्योंकि उसका समाजवाद इतिहास पर आधारित है। जबकि सर टॉमस मूरो और रॉबर्ट ओवेन और सेंट साइमन तथा चार्ल्स फोरियर का समाजवाद कल्पना लोकीय समाजवाद के नाम से जाना जाता है। 39 क्वेश्चन है। कानून उच्च द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। ये आपका उसमें हो जाएगा ऑस्टिन। ये कई बार आता है, ये आपका टीजीटी पीजीटी में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, और आगे भी आने की, ऐसे प्रश्न आने की बहुत चांसेस बन जाती हैं, और आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से करिए ताकि ऐसे प्रश्न गलत ना हो पाए। देखिए, ऑस्टिन ने कहा था, जॉन ऑस्टिन का ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। अब देखिए, इसमें ये जो है, ये कपोल कल्पना जो कहा है, आर्थिक समानता, ये आपका इसमें इन्होंने कहा है जीडीएच कोल ने। राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ये होगा। इसके समर्थक थे आपके अ, इंग्लैंड के इंग्लैंड के राजा थे, वो इसके समर्थक थे, और भारत में मनु इसके समर्थक थे। किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व पहले ही बताया है, और हमने अपने लेक्चर में कई बार जोर दिया है। जो सर्वाधिक महत्व, हालांकि ये चारों इसके तत्व हैं: जनसंख्या, सरकार, और भूभाग, और संप्रभुता, मगर संप्रभुता इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। फिर है राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह कथन किसका है? ये कथन है आपका सीले का कथन है। ये राज्य की परिभाषा, हमने राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा पढ़ाई है, तब उसमें हमने कुल 5-6 परिभाषाओं का जिक्र किया था, और हर बार ये परीक्षाओं में कोई ना कोई इनमें से परिभाषा जरूर पूछी जाती है, जैसे कि टीजीटी 2021 में ही परिभाषा पूछी गई थी। निम्न में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत है? प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, विवरणात्मक, सुधारात्मक। तो इसका आंसर आ जाएगा, दंड का सिद्धांत नहीं है, नहीं है। ये हो जाएगा आपका विवरणात्मक, वितरणात्मक ये नहीं है। प्रतिशोधात्मक है, प्रतिरोधात्मक है, सुधारात्मक है। इसके समर्थक थे आपके टीएच ग्रीन, प्रतिरोधात्मक के।
वितरणात्मक ये अपना न्यायिक सिद्धांत है। वितरण मतलब सभी को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको बराबर हक मिलना चाहिए। फिर नेक्स्ट है इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया? बहुलवाद का समर्थन किसने नहीं किया? आपका ये हेगल ने समर्थन नहीं किया बहुलवाद का। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, अधिकार पूर्व नागर और पूर्व सामाजिक, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकार राज्य की कृति है, बिल्कुल ही सही है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, ये आपका है। अधिकार परंपराओं की उपज है, बिल्कुल। अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत, अधिकार मनुष्य की शक्ति है, ये आपका गलत है। अधिकारों का ये सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? संगठन, अवैधानिक संसाधनों का प्रयोग, लोकतंत्र में विश्वास और वैचारिक एकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, अवैधानिक तो कोई तत्व होना ही नहीं चाहिए। संगठन, लोकतंत्र में विश्वास, वैचारिक शक्ति और शासन पर प्रभुसत्ता की इच्छा। और राजनीतिक दल केवल संवैधानिक संसाधनों के आधार पर ही काम करेंगे, ये बिल्कुल सही होगा इसका आंसर। और ये निम्नलिखित में से जवाब गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी गई थी? तो यह है कि फाइनर ने दी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का वर्ग सिद्धांत है, ये आपका मार्क्स से संबंधित है वर्ग सिद्धांत। इन्होंने दो वर्ग बताए थे, निधन वर्ग और अमीर वर्ग। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राकृतिक अधिकारों और प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा दी थी? प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूसो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, द रिपब्लिक और लाज है प्लेटो की, और ये हो जाएगा इसका पॉलिटिक्स, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है आपकी रूसो। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं मनुस्मृति में। सीधा सीधा दिया गया, श्लोक कितने हैं? 2694। हमारे नोट्स में हमने अपने किताब में और इसमें सब में पढ़ाया है, लेक्चर्स में। आप जाके करिए, अध्ययन करिए उनका, पढ़ते रहिए उन्हें। दास कैपिटल न्यूज में किसके विचार हैं? दास कैपिटल में आपके विचार हैं कार्ल मार्क्स के। 1967 में लिखी गई, कार्ल मार्क्स ने ये दास कैपिटल लिखी। फिर है ये पैन ऑप्टिकल, निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है? ये आपका जेल का उदाहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? बाल गंगाधर तिलक की कुछ ये बुक है सारी। गीता रहस्य की बुक है, द आर्किटिक होम ऑफ द वेदास और द ओरियंस, ये इनकी बुक है। नेक्स्ट है, प्लेटो रिपब्लिक का शीर्षक क्या है? न्याय से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, सोफिस्ट वर्ग से संबंधित है? तो ये न्याय से संबंधित है, तो इसका होगा आपका। मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है और स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, ये कथन किसका है? ये कथन है आपका ग्रीन और बारकर, दोनों का कथन है ये। इनमें से किसने आत्मापरक और पारंपरिक आचरण के मध्य अंतर किया? तो जेएस मिल ने किया। जेएस मिल का जो सुखवादी सिद्धांत था वो होगा इसका। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले।
सबसे पहली मुलाकात 1896 में हुई, दूसरी मुलाकात इनकी 1901 में हुई। फिर लास्ट क्वेश्चन है, तिलक को भारतीय तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी? यह का वैलेंटाइन सिरोल। इन्होंने ने अशांति, भारत के शांति का जनक की संज्ञा दी। तो देखिए मित्रों, ये थे आपके 60 क्वेश्चंस, और जिस हिसाब से हमने अपने नोट्स भी इन्हीं क्वेश्चंस के हिसाब से तैयार किए हैं कि कैसे आपके आ सकते हैं। उसमें मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं पीछे। आप उन नोट्स को देखिए, हमारे वीडियोस को जाके देखिए, लेक्चर को, और डेली आप हमारे इनके जो प्रैक्टिस सेट की बैच होता है उसे ज्वाइन कीजिए, और उसमें क्लासेस करवाई जा रही हैं और आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है यूट्यूब पर। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आपको वहां पर सारे नोट्स और सारा मटेरियल जितना भी संबंधित है, टू द पॉइंट उसमें लिखा हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, तैयारी करते रहिए।